बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है। अदालत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तरफ से जज मोहम्मद आज़म ने ये फ़ैसला तहरीर किया है ठट्ठा वाटर सप्लाई के रेफरेंस में, और इसके अंदर जिस तरीके से आसिफ ज़रदारी के हवाले से इदारों को अहकामात जारी किए गए हैं और बड़ी अहम कार्रवाई का फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि जज मोहम्मद आज़म ख़ान हक़ अदा कर रहे हैं अपने ओहदे का, और वो वाकई इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद शुरू कर दिया है और वो इन माफियाज़ को कहीं भी सांस नहीं लेने दे रहे। एक केस आता है, उसमें अगर वो कोई बहाना लगाते हैं वो दूसरे केस में ऑर्डर जारी कर देते हैं और बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं आसिफ ज़रदारी के लिए। और आसिफ ज़रदारी के लिए अब भागना मुश्किल हो गया है, उनके वकील फ़ारूक एच नायक के लिए मुश्किल हो गई है, और उसके जो गैर कानूनी मुतालबात थे अदालत से, अदालत ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और अदालत ने कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दिया है। ये ठट्ठा जो वाटर सप्लाई है, ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ था आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़, और आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ रेफरेंस ये फ़ाइल हुआ था कि ये जो ठट्ठा वाटर सप्लाई है, ये इसके ठेके दिए गए थे एक कंपनी को, और वो गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए गए और उस कंपनी से ये पैसे लेते थे और उससे ये भत्ता लेते थे उस काम के लिए। और कहा यह जाता है कि जो नुडेरो हाउस है आसिफ ज़रदारी का, वहाँ उसके जो इंचार्ज थे नदीम भुट्टो, जब उनको गिरफ़्तार किया गया ठट्ठा वाटर सप्लाई स्कैंडल में, तो उसने बताया कि इसमें जो नुडेरो हाउस है उसके सारे के सारे अखराजात वो उन पैसों से अदा किए जाते थे जो आसिफ ज़रदारी के लिए पैसे आते थे। ठट्ठा वाटर सप्लाई जो कंपनी थी, जो कंपनी ठट्ठा वाटर सप्लाई के ऊपर काम कर रही थी, उसकी तरफ से जो पैसे आते थे वो लगाए जाते थे नुडेरो हाउस की तज़ीन और ऐश पर, वहाँ आने वाले लोगों के ऊपर, वहाँ के मुलाजमीन के ऊपर। और ये नदीम भुट्टो ये इंचार्ज था नुडेरो हाउस का, और ये नुडेरो हाउस के सारे मामलात को देखता था। अब नदीम भुट्टो जब गिरफ़्तार हुआ है, उसने कहा जी कि आसिफ ज़रदारी ये सारा काम उनसे करवाते थे। साथ उसने ये बताया कि उसके अकाउंट में ओमनी ग्रुप के मुख्तलिफ़ अकाउंट से पैसे भी आते थे और मुख्तलिफ़ जाली अकाउंट से पैसे भी आते थे, और ये सारे के सारे पैसे वो होते थे जो वो कंपनी जिसको ठेका मिला ठट्ठा वाटर सप्लाई का, वो कंपनी भिजवाती थी, और वो हर महीने की तनख्वाहों पर लगते थे, वो नुडेरो हाउस के अखराजात पर लगते थे, और वो आसिफ ज़रदारी के जितने मामलात थे नुडेरो हाउस में उनके ऊपर लगाए जाते थे। और ये कहा गया है कि ये करोड़ों रुपए हैं जो हर महीने आते थे। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वो जो एक ठट्ठा वाटर सप्लाई का ठेका दिया गया है, उसमें से वो कंपनी कितना कमा रही होगी, वो कंपनी कितना उसने लूट मार मचाई होगी, आम लोगों का कितना उसने खून पसीना चूसा होगा, जो करोड़ों रुपए तो रिश्वत के तौर पर आसिफ ज़रदारी को देती थी। और वो आसिफ ज़रदारी को इसलिए देती थी कि उसको ठेका मिला था और उसको पता था कि वहाँ पर काम चलाने के लिए या वहाँ पर काम को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आसिफ ज़रदारी का मुंह भरना चाहिए। अगर उसका मुंह नहीं भरा जाएगा तो उनके लिए वहाँ पर ना उनको ठेका मिलेगा, ना उनके लिए काम करना वहाँ पर आसान होगा। तो ये रेफरेंस था, और उसमें यह कहा गया कि नुडेरो हाउस में खाना तकसीम किया जाता था, वहाँ मुख्तलिफ़ लोग आते थे। और अब इनका तरीक़ेकार क्या है? इनका तरीक़ेकार ये है कि ये अपने डेरा जात के ऊपर जो इनके डेरे होते हैं वहाँ पर ये खाना बनाए रखते हैं। गरीब जो हाड़ी हैं, जो इनके मुजारे हैं, वो आकर वहाँ खाना खाते हैं, और वो जिनको खाना मिलता है वो इनके गुण गाते हैं, और वो गुण गाकर इनको वोट भी करते हैं। और ये असल में उनको ये इल्म नहीं होता कि ये उनके पैसे चुराए गए हैं, उनके पैसे चुराकर कितने लोगों को नवाजा गया है, और उनमें से जिनके करोड़ों रुपए चुराए गए उनके ऊपर अगर सैकड़ों रुपए लगा दिया जाए तो वो आवाम तो खुश होगी। वो आवाम तो पहले भी कहती है कि बड़ी बात है जी, वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। और यही नवाज शरीफ का कारनामा था कि वो अरबों डॉलर कर्ज़ा लेता था, अरबों डॉलर में से अरबों रुपए वो मुख्तलिफ़ शहरों पर या पाकिस्तानियों पर लगा देता था, और पाकिस्तानी समझते थे कि नवाज शरीफ तो बड़ा पैसा लगाता था। अब उनको ये इल्म नहीं था कि नस्लें तो पाकिस्तान की बिक रही थी, नस्लें तो पाकिस्तान की मकरूज़ हो रही थी, नस्लें तो पाकिस्तान की नस्लों का एक एक फ़र्द
कर्ज़े की चक्की के नीचे पिस रहा था, और वो उनको जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था वो उसी के ऊपर खुश हो जाते थे, और वो ये समझते थे कि कोई बहुत बड़ा काम हो गया है और बहुत बड़ी हमें कोई रिलीफ मिल गया है नवाज शरीफ की तरफ से या शहबाज शरीफ की तरफ से, और वो लोग खुश हो जाते थे। और यही काम ये करते थे कि करोड़ों रुपए रिश्वत लेते थे, हज़ारों रुपए लोगों के ऊपर लगा देते थे, और लोग खुश थे, और लोग फिर भी कहते थे कि भुट्टो ज़िंदा है। लोग उनको वोट भी करते थे। आसिफ जरदारी को पीरों की तरह वहाँ पर लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आज तक करते आ रहे हैं। साथ ये कहा गया है कि नुडेरो हाउस में मुख्तलिफ़ तकरीबात के इंतज़ामात इन पैसों से होते थे। वहाँ पर पॉलिटिकल तकरीबात होती थी, वहाँ पर इनके वर्कर्स के लिए मुख्तलिफ़ तकरीबात होती थी, वहाँ पर इनके जलसे होते थे, वहाँ पर इनके मुख्तलिफ़ मीटिंग्स होती थी, और उनके ऊपर जितने पैसे और जितना अखराजात होते थे वो सारे के सारे नदीम भुट्टो ने कहा कि वो इन अकाउंट से पैसे आते थे, और वो अकाउंट्स वो कंपनी थी जो देती थी, और वो कंपनी इसलिए देती थी कि उसको ठेका मिला हुआ था, और वो उसको वो जितना यहाँ लगाती थी उससे ज़्यादा वो वहाँ पर कमा रही थी, जो ठट्ठा वाटर सप्लाई है। और मज़े की बात यह है कि ये एक इनका डेरा वो चल रहा था एक कंपनी के सर पर, और वो कंपनी हराम के पैसों से वो डेरा चला रही थी। तो जो इनका बिलावल हाउस है वो कैसे चलता होगा? वो तो फिर मलक रियाज ठीक चला रहा है, और मलक रियाज का तो हक़ बनता है कि अगर बिलावल हाउस को चलाने के लिए फिर मलक रियाज से ज़्यादा पाकिस्तान में अमीर शख्स तो है कोई नहीं, और बिलावल हाउस जैसे बड़े घर के अखराजात और आसिफ जरदारी के अखराजात तो फिर मलक रियाज ही पूरे कर सकता है। चाहे मलक रियाज को उसके बदले में ये कराची की ज़मीनें दे दें, ये वहाँ पर मलीर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो सरकारी ज़मीनें थी वो मलक रियाज को दे दें, वो सारे मामलात बात के हैं। लेकिन वो भाई बिलावल हाउस का ख़र्चा चलाता है, चाहे वो लाहौर का बिलावल हाउस है चाहे वो कराची का बिलावल हाउस है, तो जो ख़र्चा चलाएगा उसके ऊपर शफ़क़तें तो होंगी। और ये ऐसे गलीज़ लोग हैं कि ये अपना जो ये खाते हैं वो भी इनका अपना कुछ नहीं है। चले इन्होंने कंपनियां बनाई, इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, तो चलो वो हराम के पैसों से थी, लेकिन इनकी मलकियत में वहाँ से आए हुए पैसों से ये खा लें। ये उन पैसों से भी नहीं खाते, ये इधर उधर से मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने लोग रखे हुए हैं जो इनको खिलाते पिलाते हैं, जो इनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं। ये रेफरेंस है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ठट्ठा। ये 14 लोग हैं और 14 के 14 लोगों के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, और उस रेफरेंस में अब कार्रवाई ये होनी है कि फ़र्द जुर्म आयद होना है। इस केस की समाअत भी 14 जुलाई को हुई थी, जिस दिन पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई थी, और जिस दिन पार्क लेन रेफरेंस में उसकी फ़र्द जुर्म से पहले उस रेफरेंस को ख़ारिज करने का कहा गया था उनकी तरफ से, जो कि फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। उन्होंने कहा था कि उस रेफरेंस को पहले ही ख़ारिज कर दिया जाए क्योंकि इनको मज़ीद रिलीफ नहीं मिलना चाहिए नैब को, और आसिफ जरदारी को अब माफ़ी दे देनी चाहिए। जिस दिन वो रेफरेंस लगा था उसी दिन ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस था, लेकिन मैंने इसलिए आपको इसके बारे में आगाह नहीं किया था कि अदालत ने वो फ़ैसला महफूज कर लिया था, और वो फ़ैसला ये था फ़ारूक एच नाइक की मासूम ख्वाहिश थी कि पार्क लेन रेफरेंस के साथ इसको चलाया जाए। पहले पार्क लेन रेफरेंस की जो वो दरख्वास्त है जिसके मुताबिक जो रेफरेंस है उसको खारिज कर देना चाहिए, और बरियत की जो दरख्वास्त है वो डिसाइड हो जाए, और अगर वो डिसाइड हो जाती है तो ठट्ठा वाटर सप्लाई अलग से वो रेफरेंस चलता रहेगा, और अगर वो खारिज हो जाती है तो फिर इन दोनों रेफरेंसेस को इकट्ठा चलाया जाए, दोनों रेफरेंसेस को इकट्ठा इनके अंदर फ़र्द जुर्म आयद हो, और ये सारे के सारे मामलात चलते रहें, जिसके ऊपर जज मोहम्मद आज़म ने यह जो मुतालबा था, जो उनकी डिमांड थी, इसके ऊपर जज मोहम्मद आज़म ने केस को पेंडिंग रखा था और फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब जज मोहम्मद आज़म ने वो फ़ैसला, उसका तफसीली फ़ैसला कल जारी किया, और उसके अंदर बड़ी प्यारी बात की है जज मोहम्मद आज़म ने। जज मोहम्मद आज़म ने नैब कराची को ख़त लिखा है और उनको कहा है कि आसिफ जरदारी किसी हॉस्पिटल में हो, आसिफ जरदारी किसी घर में हो, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस में हो, आसिफ जरदारी अपने क्लिफ्टन वाले घर में हो, आसिफ जरदारी रूए ज़मीन के किसी कोने पर हों, उनके घर जाकर वीडियो लिंक का बंदोबस्त किया जाए, और 4 अगस्त को हर हाल में आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना है, और उसमें कोई मज़ीद गुंजाइश नहीं होगी, उनको मज़ीद टाइम नहीं दिया जाएगा, और हर हाल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस की कार्रवाई होगी और उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। साथ ये कहा गया है कि अगर नैब हुकाम ने इस मामले में कोई सुस्ती की, और नैब हुकाम ने पहले भी किया था, जब पहले उनको पार्क लेन रेफरेंस के अंदर और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो फेक बैंक अकाउंट्स केस है,
उसके अंदर भी नैब ने अपने मामलात पूरे कर लिए थे, नैब ने वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे और वीडियो लिंक के ज़रिए उसने अदालत में हाज़िरी भी लगवाई थी। नैब ने पहले भी, हम कहें कि नैब ने अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब ने अमल दरामद किया था, लेकिन उसमें फ़्रॉड किया था, तो वो उनके वकला की तरफ से एक नई दरख्वास्त आ गई थी जिसकी बुनियाद पर वो पोस्टपोन हो गया था। जो 2 केसेस हैं, पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसमें एक दरख्वास्त आ गई थी और 23 जुलाई को उसके ऊपर फ़ैसला होना है और बहस मुकम्मल होगी और फ़ैसला हो जाएगा। फेक बैंक अकाउंट्स केस के अंदर भी फ़र्द जुर्म आयद होना है। जो ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस है उसके अंदर भी फ़र्द जुर्म आयद होगा। और जो तोशा खाना रेफरेंस है, तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। तो आसिफ जरदारी के जो 4 बड़े रेफरेंसेस हैं सब में कार्रवाई हो रही है और आसिफ जरदारी सिर्फ छोटे मोटे हीले बहाने करके कार्रवाई को पेंडिंग करवा रहे हैं, जो कि कोई बड़ा रिलीफ उनको नहीं मिलने वाला। और अल्टीमेटली अगले चंद आने वाले दिनों में 2-3 केसेस में फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा और उसके बाद कार्रवाई, क्योंकि ये स्पेशल मैटर्स हैं, जैसे आपने देखा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई चंद महीनों में जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंची थी, इसी तरीके से आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी और इनको सज़ाएँ होंगी और ये लंबे अरसे के लिए जेल में जाएंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानी इनकी नहुसत से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।